नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, और सांख्यिकी में आज है हमारा अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा। और आज है इसका लेक्चर नंबर 6। और बेटा इसी लेक्चर नंबर 6 के साथ आज हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और चैप्टर हमने इस किताब का कंप्लीट कर लिया है, आंकड़ों का संग्रह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अध्याय 3 की तरफ बढ़ेंगे जो है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अभी तक आप संग्रह कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको किस प्रकार से संगठित किया जाता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर के खत्म होने की खुशी तो होगी, आपको बड़ी खुशी होगी कि चलो भैया आज एक और चैप्टर खत्म हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास को की किताब खत्म करने के बाद ये जो है एक और अपना कंप्लीट हो गया। बहुत 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 ही खुशी हो रही है अपन को। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे गुरुदेव? आज हम पढ़ेंगे अप्रतिचयन त्रुटियां। ठीक है, तो लास्ट में अपन ने प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियों की शुरुआत करी थी। प्रतिचयन अपन ने पढ़ लिया था, आज अप्रतिचयन की बात करेंगे। और आज का मेन टॉपिक है भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ की हम लोग बात करेंगे। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अप्रतिचयन त्रुटियां, नॉन सैंपलिंग एरर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मेरी बात पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे क्लास 11th में जो है वो सीबीएसई बोर्ड के हैं। जैसे मैंने एक कमेंट में देखा था, उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर व्यष्टि क्या है वो करा दीजिए। तो बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, आप सीबीएसई बोर्ड के हो। सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 11 में सांख्यिकी की किताब चलती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र चलती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जनरली जो बाकी बोर्ड है उन सब में 12th में चलती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र 12th में चलती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के लेक्चर अपने इसी चैनल पर है, पर वो 12th क्लास के बने हुए हैं, पर वो बुक आपके में चलती है तो सेम है। तो आप वो पढ़ लीजिए बेटा, कोई समस्या नहीं होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मैंने अभी तक चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया है। 3 अपने पूरे हो चुके हैं, वो 3 को पढ़ लीजिए, 2-3 बाकी है वो भी अपन पूरा कर देंगे। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है आप उसको पढ़ोगे जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि क्या है, सांख्यिकी क्या है, सब कुछ। तो आप पढ़िए, बिंदास होकर करके पढ़िए, आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के आपको लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रतिचयन त्रुटियां, नॉन सैंपलिंग एरर्स। ठीक है, नॉन सैंपलिंग में हमारे क्या क्या एरर्स, क्या क्या त्रुटियां, क्या क्या गलतियां हो सकती है। अप्रतिचयन त्रुटियां प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती है। देखिए, अब जो अप्रतिचयन त्रुटियां है ना वो प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा ज्यादा गंभीर होती है। मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें त्रुटियां होने का। त्रुटियों का मतलब गलती होने का, मतलब कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए इसमें। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है, पर अयादृच्छिक त्रुटियों को कम करना असंभव है, चाहे प्रतिदर्श का आकार बड़ा ही क्यों न रखा जाए। अब ये ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श, मतलब बड़े आकार का आप सर्वे ले लो और लेकर के उसको कम किया जा सकता है। बड़े आकार का आपने सर्वे ले लिया तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो त्रुटियां आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा आकार हो जाएगा फिर उसमें आप जितनों को चुनोगे आपका एवरेज ऑलमोस्ट औसत ठीक सा आ जाएगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप प्रतिदर्श का आकार चाहे कितना ही बड़ा लो, त्रुटियां नहीं छुपेगी, कम नहीं होंगी। यहां तक कि जनगणना में भी अयादृच्छिक त्रुटि की संभावना हो सकती है। और जो जनगणना होती है, जो सेंसस होती है, आज हम सेंसस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पहली सेंसस कब हुई, आजाद भारत की पहली सेंसस कब हुई। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जनगणना में भी अयादृच्छिक जो त्रुटि है उसकी संभावना हो सकती है। अब पहली त्रुटि देखो, आंकड़ा अर्जन में त्रुटियां। ठीक है, आंकड़ा अर्जन मतलब जो आंकड़ों को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब हमारे पास क्या हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है आइए देखिए। इस प्रकार की त्रुटियां गलत उत्तरों को रिकॉर्ड करने से पैदा हो जाती है। अब कभी कभार क्या होता है कि जो गणनाकार होता है वो गलत उत्तर को रिकॉर्ड कर लेता है। हो सकता है सुनने में उसको सही आंसर नहीं आया हो सकता है उसकी लापरवाही से उसने गलती से जल्दबाजी में लिख दिया हो। जैसे किसी ने बोला हो कि हाँ भैया 21, उसको 31 सुन गया हो कि हाँ 31 बोला, 31। अब 21 का 31 कर लिया, 10 का डिफरेंस आ गया, तो बड़ा डिफरेंस हो गया ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आंकड़ों को जब हम अर्जन कर रहे हैं, हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकती है, त्रुटियां होती है। तो इस प्रकार की त्रुटियां गलत उत्तरों को रिकॉर्ड करने से पैदा होती है।
मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा के छात्रों से अध्यापक की मेज की लंबाई को मापने के लिए कहता है। अब आप एक उदाहरण लिया है यहाँ पर, एक शिक्षक है, एक टीचर है, जैसे मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, और मैं अपने छात्रों को, मतलब आप लोगों को, अध्यापक की जो मेज है, मतलब जो अध्यापक की जो टेबल है, उसको, उसकी लंबाई मापने के लिए आपको कहता हूं कि बेटा आप इसकी लंबाई माप करके मुझे बताइए। छात्रों द्वारा लिए गए माप में अंतर हो सकते हैं। देखो, अब छात्रों ने जो माप लिया है, जो मेजरमेंट करा है, उसमें अंतर हो सकता है, पर अब आप बोलोगे अंतर तो नहीं होना चाहिए, टेबल तो जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी, फिर अंतर कैसे? तो ये अंतर क्यों हो सकता है? ये अंतर फीते में अंतर के कारण हो सकता है। जो फीता, जो आप टेप यूज करोगे जिससे आप उसको मापोगे, हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ी हो, कोई गलत हो। छात्रों की लापरवाही हो सकती है, ठीक है, छात्रों ने जल्दबाजी में, अरे गुरुजी ने क्या काम सौंप दिया है, हम ऐसे ही समझेगा हम ये नापेंगे क्या है, ये लो नाप दिया, गलत है गुरुदेव। तो छात्रों की लापरवाही हो सकती है। आदि कारणों के कारण हमें क्या है, आंकड़ा अर्जन करने में, डेटा को कलेक्ट करने में त्रुटियां, गलतियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई है डेटा कलेक्ट करी हुई। तो कभी कभार क्या है, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें उत्तर को रिकॉर्ड करते समय, उत्तर को लिखते समय हमारे सामने कुछ गलतियों का सामना किया जा सकता है। इसी प्रकार मान ले कि हम संतरों की कीमत के बारे में आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं। अब एक बार आप ऐसा मान लो कि आपको मार्केट में भेजा गया और संतरे जो हैं, संतरों की जो कीमत है उसके बारे में बोला कि आप आंकड़े एकत्र करके लाओ, डेटा कलेक्ट करके लाओ कि संतरों की जो कीमत है क्या है मार्केट में। हम जानते हैं कि अलग अलग दुकानों में तथा अलग अलग बाजारों में संतरों की कीमत भिन्न भिन्न हो सकती है। अब हमें ये बात पता है कि अलग अलग दुकान पे, एक ही मार्केट में हो सकता है कोई दुकान पे 60 रुपए में हो, कोई कहते हैं 40 में दे दूंगा, कोई कह रहा 50 में दे दूंगा, अलग अलग रेट हमें देखने को मिल सकती है। और अलग अलग बाजारों में तो 100% ही, एक यहाँ पर रेट ये चल रही है, दूसरे बाजार में अलग चल रही है, तो वो रेट अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके साथ ही गुणवत्ता के आधार पर भी मूल्यों में अंतर हो सकता है, और इसके साथ क्या है, क्वालिटी के बेस पर भी अंतर हो सकता है। कोई ये कह सकता है कि नहीं नहीं भैया, ये वाले तो संतरा 80 रुपए किलो ही दूंगा, इसकी क्वालिटी खा करके तो देखो एक नंबर झकास है, खाओ तो सही, आप टेस्ट करो, एक को टेस्ट करके देखो, ये तो 80 का मैं 78 भी नहीं करूंगा, 75 भी नहीं करूंगा, मैं तो 80 में दूंगा, इसके में देखो इसकी क्वालिटी टॉप क्लास है, ये देख लो, ये 40 की आप 35 में ले जाओ, 30 में ले जाओ, क्योंकि इसकी क्वालिटी देखो। तो क्वालिटी में भी क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है कि गुणवत्ता के आधार के, क्वालिटी के बेसिस पर भी जो वस्तु है वो अलग अलग हो सकती है। इसीलिए हम यहां पर केवल औसत कीमत को ही लेते हैं, और इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, एवरेज जो प्राइस आएगी उसी को काउंट करेंगे, औसत कीमत को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब औसत कीमत कैसे होगा, जैसे मान लो कि हम लोगों ने 10 मार्केटों में बात करी, एक मार्केट में कीमत बोली गई 30 रुपए, एक में बोली गई 40 रुपए। अब मान लो 5 ही मार्केट लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा इजी हो जाता है, 30, 40, एक में मान लिया 80, एक ने बोला कि मैं 50 में दूंगा, और एक ने बोला 20 में दे दूंगा, चलो ये 5 हो गए। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, 70 और 80, 150, 200, और ये कितना आ गया 220। 220 भाग दे दो 5 से, 5 चौक 20, 44, मतलब लगभग संतरा की क्या रेट चल रही है, 44 रुपए किलो चल रही है, 44 रुपीज किलो चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मूल्यों में भी अंतर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, और इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, औसत कीमत ही इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, औसत कीमत का ही इस्तेमाल करते हैं। रिकॉर्ड करने में त्रुटियों की संभावना रहती है जब सर्वेक्षक या उत्तरदाता गलत आंकड़े रिकॉर्ड करता है या लिखता है। उदाहरण के लिए 31 को गलती से 13 लिखा जा सकता है। अब रिकॉर्ड करने में त्रुटियों की संभावना हो सकती है, मतलब गलतियों की संभावना हो सकती है कि आप गलत लिख दे। सर्वेक्षक या जो उत्तरदाता है गलत आंकड़े रिकॉर्ड करता है, लिखता हो, सर्वेक्षक मतलब जो सर्वे करने वाला है वो, या उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा है वही गलत लिख दे, 31 को 13 लिख दे, ठीक है, 31 सुना हो 21 बोला हो वो गलत लिख दे। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो गलत लिखे जा सकते हैं। कभी कभार इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, कभी कभार कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी भतीजी है, मेरी भतीजी का जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो 1 मार्च 2019 को हुआ था, पर डॉक्टर्स ने उसके वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिख दिया, 7 मार्च लिख दिया, मतलब 6 दिन छोटी कर दी उसको ठीक है। 1 मार्च 2019 का बर्थ था, पर कब का कर दिया, 7 मार्च 2019 का कर दिया। फिर बाद में हम लोगों ने चेक करा तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, हो गया, गलती हो गई, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर्स भगवान समान है। तो 7 मार्च 2019 हो गया। मैंने यहाँ पे उदाहरण जो दिया है वो इसलिए कि रिकॉर्ड्स में कभी कभार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अब पहला तो आंकड़ा अर्जन करने में हमारे पास क्या है, त्रुटियां हो सकती है। दूसरा क्या होता है, अनुत्तर संबंधी त्रुटियां। अनुत्तर संबंधी त्रुटियां क्या है, देखो, अनुत्तर संबंधी त्रुटियों का संभावना तब होती है जब साक्षात्कारकर्ता
प्रतिदर्श सूची में सूचीबद्ध उत्तरदाता से संपर्क नहीं स्थापित कर पाता है या प्रतिदर्श सूची का कोई व्यक्ति उत्तर देने से मना कर देता है। अनुत्तर का मतलब क्या है कि उत्तर नहीं दिया गया है, मतलब रिप्लाई नहीं दिया गया, आंसर नहीं करा गया क्वेश्चन का। अब वो कब है, दो कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन तो क्या है, साक्षात्कारकर्ता जो है, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है, ठीक है, जो गणनाकार है, वो प्रतिदर्श सूची में जिस व्यक्ति का नाम है, सूचीबद्ध मतलब जिस व्यक्ति का नाम लिस्टेड है कि साहब इसका एक्स व्यक्ति का नाम है, परंतु इससे वो मिला ही नहीं, इससे संपर्क ही नहीं साधा, इससे संपर्क ही नहीं साधा, तो वहां पर और कुछ ही मन से लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत है वो तो। और इसके अलावा क्या है कि चलो एक्स के पास वो मिलने भी चला गया पर उसने उत्तर देने से मना कर देता है, उत्तर देने से मना कर देता है। तो अनुत्तर संबंधी त्रुटियां भी हमें देखने को मिलती है जहां पे लोग उत्तर देने से रुक जाते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, या जो गणनाकार साक्षात्कारकर्ता होता है वो उनसे संपर्क नहीं साध पाता है। ऐसे मामलों में प्रतिदर्श प्रेक्षण को प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं माना जा सकता। अब ऐसे में क्या है, प्रतिदर्श प्रेक्षण को प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं माना जा सकता, मतलब हम उसका ऐसे नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव मान करके लिख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर आ जाइए प्रतिदर्श अभिनति। प्रतिदर्श अभिनति का मतलब क्या है, सैंपलिंग बायस। प्रतिदर्श अभिनति पूर्वाग्रह की संभावना तब होती है जब प्रतिचयन योजना ऐसी हो कि उसके अंतर्गत समष्टि से कुछ ऐसे सदस्यों को सम्मिलित होने की संभावना नहीं है जिन्हें प्रतिदर्श में शामिल किया जाना चाहिए था। देखिए अब बायस का मतलब क्या होता है, बेईमानी करी गई है, ठीक है। बायस का मतलब सीधा से क्या होता है, बेईमानी है, किसी व्यक्ति का, गणनाकार का, साक्षात्कार का एक तरफ ही झुकाव है, जैसे क्वेश्चंस लोगों से पूछने चाहिए वैसे नहीं पूछे, या जिन लोगों को सच में उसमें मिलाना चाहिए था उन लोगों को उसने नहीं मिलाया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं ये पूछने गया, एक गरीब कॉलोनी में मैंने पूछने गया कि साहब क्या यहाँ पर सरकार, इस सरकार के आने के बाद, ये एक्स पार्टी की जो सरकार यहाँ पर आई है, इस सरकार के आने के बाद क्या आपके यहाँ पे सुधार हुए हैं, क्योंकि ये पार्टी ने बड़ा कहा है, हमने गरीबों के लिए बड़ा काम करा है, या आपके इस एरिया में इस पार्षद के बन जाने के बाद क्या आपका सुधार हुआ है। मैं गया, अब मैंने एक्चुअल में क्या कि भाई मैं खुद पार्षद का आदमी था, पार्षद का खास था, तो मैंने क्या करा, उस गरीबों की कॉलोनी में जो 5-10 जो सच में अच्छी स्थिति में थे, वो गरीब थे ही नहीं, उनसे बात कर ली, हाँ भाई अरे साहब बहुत बहुत पार्षद जी का आने के बाद बढ़िया काम हो गया, ये मौज हो गई। अब सच में तो जो गरीब थे उनसे मुझे बात करनी चाहिए थी। तो ये क्या हुआ, मेरा बायस्ड नेचर हुआ, बेईमानी वाला नेचर हुआ कि मैंने उनसे बात, जिनको सच में जिनका मुझे डेटा कलेक्ट करना था उनका तो मैंने करा ही नहीं। तो ये कहा गया है प्रतिदर्श अभिनति, सैंपलिंग हमने जो करी है वो बायस्ड करी है, गलत करी है। तो ये पूर्वाग्रह की संभावना, मतलब पूर्वाग्रह मैंने पहले से ही कर लिया कि छोड़ो उनको, तो उनसे क्या बात करनी, इन 5-7 घर से बात कर लेते हैं, ये बता देंगे वो मान लेंगे। तो जिनसे सच में बात करनी चाहिए थी वो समुदाय, वो वर्ग छूट जाता है। तो ये कहा गया है समष्टि में ऐसे सदस्यों को सम्मिलित होने की संभावना नहीं है जिन्हें प्रतिदर्श में शामिल किया जाना चाहिए था, मतलब जिनको शामिल किया जाना चाहिए था वो शामिल ही नहीं हुए, जिनको शामिल किया जाना चाहिए था वो शामिल ही नहीं हुए। पूछना गरीबों से था, मैं ठीक ठाक मध्यम वर्ग के लोगों से पूछ करके आ गया, जो कि गलत है। तो यहां तक आपका पूरा जो किस प्रकार से डेटा कलेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ जो डेटा है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, मैं इधर लिख देता हूं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये NSSO की फुल फॉर्म है बेटा, नेशनल राष्ट्रीय सैंपल प्रतिदर्श सर्वे सर्वेक्षण, और O ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसको कहा जाता है, NSSO इसको कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाएगा। अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की बात चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सांख्यिकी आंकड़ों को संग्रहित, संसाधित और तथा सारणीकृत करती है। देखो अब राष्ट्र के स्तर पे भी, मतलब केंद्र के स्तर पे भी कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जो क्या करेंगी, सांख्या के आंकड़े, मतलब जो संख्या वाले आंकड़े हैं। देखो संख्या के आंकड़े अलग अलग चीजों के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे विद्यालयों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये संख्यात्मक आंकड़ा है। हमारे हॉस्पिटलों में इस बीमारी के कितने मरीज है, ये संख्यात्मक आंकड़ा हो सकता है। हमारे हर शहर में, हर जिले में कितने गरीबों की संख्या, ये संख्यात्मक आंकड़ा हो सकता है।
हमारे यहाँ पर हर सरकारी स्कूल में कितने टीचरों की कमी है, ये संख्यात्मक आंकड़ा हो सकता है। तो जहां पर संख्याओं के आंकड़े की जरूरत पड़ती है तो वहां पर केंद्र स्तर पर भी कुछ संस्थाएं होती हैं जो इसका ध्यान रखती है, कैलकुलेट करती है, और राज्य स्तर पर भी होती है। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, सांख्यिकी आंकड़े को संग्रहित करती है, मतलब इकट्ठा करेगी। पहले तो भाई सारी जगह वहां घूमेगी फिरेगी, उस आंकड़े को इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी, फिर संसाधित करती है। संसाधित का मतलब क्या है, उसमें कोई थोड़ा बहुत सुधार उधार करना हो, वो करना है, वो करती है। और फिर फाइनली सारणीकृत करती है, मतलब उसकी पूरी अच्छे से टेबल वेबल बना कर करके उसको तैयार करती है, आसानी से उनको समझ में आ जाए सामने, मतलब किसी के सामने भी वो रिपोर्ट रखी जाए, सरकार के सामने, संसद के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, किसी के भी सामने। तो वो संग्रहित करेंगे, उसमें संसाधित करेंगे, जो सुधार ठीक ठाक करना है वो करेंगे, और सारणी करते एक अच्छे से टेबल वेबल बना करके आसानी तरीके से वो आगे सौंप देंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर ऐसी संस्थाएं हैं जो सांख्यिकी के आंकड़ों को इकट्ठा करने का, संसाधित करने का और सारणीकृत करने का काम कर रही है। इनमें से राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रमुख संस्थाएं, अब देखो राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रमुख संस्थाओं का नाम सुन लो। सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण एनएसएस या एनएसएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, भारत का महापंजीकरण आरजीआई, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशक डीजीसीआईएस तथा श्रम ब्यूरो। ये केंद्र सरकार के अधीन ऐसी कुछ संस्था है, केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी संस्था है जो क्या कर रही है, सांख्यिकी आंकड़ों को कलेक्ट करने का, उनको रेक्टिफाई करने का और उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का काम कर रही है। इन संगठनों के नाम याद रख लीजिएगा, सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत का महापंजीकार, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय तथा श्रम ब्यूरो, इनके आप नाम याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराती है। वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954-55 में हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ इसको कहा जाएगा। जनसंख्या संबंधित, जनसंख्या से जुड़े हुए, जो हमारे हर 10 साल में जनसंख्या होती है, जनगणना जो होती है, उस जनगणना जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण, मतलब पूरी कंप्लीट, सतत मतलब जो लगातार जनसंख्या की अभिलेख है, मतलब सतत लगातार जो जनसंख्या में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी सारा जो डेटा है वो हम लोगों को उपलब्ध कराती है, देश की सरकार को, जनता को उपलब्ध कराती है। वर्ष 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की जाती है। यहां से वेरी 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 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1881। कितना आसान है, पहले 18 फिर 18 को उल्टा लिख दो, 1881, 1881 में हुई है पहली जनगणना, मतलब अंग्रेजों के समय पहली जनगणना हो गई थी। दूसरा सवाल यहां पे पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के बाद होती है, तो आप कहेंगे कि हर 10 साल के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना होती है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1881 में, 1881 में हुई। आजाद भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1951 में हुई। कब हुई, 1951 में हुई। कितनी हुई है, 1951 में। 1881 में पहली बार हुई है, और आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है, 1951 में हुई है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए और उसके बाद 1951 में जनगणना हुई है। कितने सालों के बाद होती है, 10 सालों के बाद होती है। अब भी लास्ट कब हुई थी, 2011 में हुई थी। 2021 में होनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं हुई है कोरोना के कारण। तो कहा जा रहा है कि 24 तक उम्मीद लगाई जा रही है कि हो जाएगी। देश की आजादी के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई। तो देश की आजादी के बाद, मतलब स्वतंत्र भारत में जो पहली बार जनगणना हुई, जो लोगों की काउंटिंग हुई, वो कब हुई है, 1951 में हुई है, 1951 में हुई है। इन जनगणनाओं के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना एकत्र की जाती है। जो ये जो जनगणनाएं कराई जाती हैं, जो सरकार के द्वारा जो सेंसस कराया जाता है, इस सेंसस के द्वारा सरकार अलग अलग प्रकार की जो डिटेल्स है लोगों की, वो इकट्ठा करवाती है। जैसे कि कितने लोग भारत में शिक्षित हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं,
कितने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कितने शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कितने गरीबी रेखा से नीचे है, कितने ऊपर है। ये सारा जो पूरा डिटेल होता है, मतलब आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि एग्जैक्ट जो रिपोर्ट आती है कि हाँ भैया हमारे पास ये इतना इतना युवा वर्ग है, इतना वृद्धजनों का वर्ग है, पूरी सारी डिटेल आ जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट में एक तो मैं यूँ चेक करूँ तो हाँ मुझे तो लग सकता है कि साहब गैस भी बन रही होगी, मुझे लग सकता है स्टोन भी हो गई होगी, पर एग्जैक्ट रिपोर्ट के लिए क्या होगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे एक सोनोग्राफी लिखेगा, फिर मैं सोनोग्राफी कराने वाले के पास जाऊंगा, वो मेरी सोनोग्राफी करेगा। सोनोग्राफी पूरे अंदर को पूरे जांच लेगी कि अंदर क्या समस्या है, किस कारण हो रहा है, स्टोन है, ये लो साहब स्टोन लिख दिया, हाँ फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है कि ये जो जनगणना कराई जा रही है ये एग्जैक्ट रिपोर्ट देती है कि भैया हमारे देश में कितने कितने लोग हैं और क्या क्या उनकी स्थिति है, सारी जानकारी हो जाती है। और जब जनगणना वाले हमारे घर पे आते हैं बेटा, वो हमसे सारे सवाल पूछते हैं, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, रोजगार का क्या क्या साधन है, ये जो बाहर है ये दुकान है क्या आपके, ये दुकान आपकी है, चलती है क्या, इसका कितना बिल आता है, घर में क्या क्या सामान है, एसी लगा रखा है, नहीं लगा रखा, पंखे, बोले ठीक है, टेलीविजन, बोले टेलीविजन भी नहीं है, कार, बोले नहीं है। तो ये सारी जानकारी, उससे आर्थिक स्थिति की जानकारी वहां पर सरकार को पता चल जाती है कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन उन लोगों की क्या है। जैसा कि आकार, मतलब जो देश का आकार है, मतलब जनसंख्या का आकार, मतलब कितना जनसंख्या है। घनत्व पता चल जाता है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि हर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, घनत्व। इसको कहा जाता है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद पता चल जाएगा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, इसको क्या कहा जाएगा, लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहा जाता है कि हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। साक्षरता, साक्षरता मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। 80% के पास भारत की आबादी आज शिक्षित है, साक्षर है। और साक्षर की डेफिनेशन क्या है, 7 वर्ष से ऊपर का वह व्यक्ति जिसको किसी एक भाषा में बोलना लिखना पढ़ना आता है, वह व्यक्ति साक्षर कहलाएगा, ठीक है। जो कि मतलब बहुत कम लगती है डेफिनेशन, भाई पढ़ना लिखना बोलना तो सबको अपनी एक किसी ना किसी भाषा में आता ही है, तो जनरली उसमें लिख भी लेते हैं। तो साक्षर की थोड़ा सा और लेवल इसमें इंप्रूव करना चाहिए, ये साक्षरता की बात होती है। स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे कितने गए हैं, ट्रांसफर कितनों का हुआ है, मतलब लोगों ने पलायन क्यों करा है, क्या कारण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को पलायन कहा जाता है। जनसंख्या का ग्रामीण व शहरी वितरण, कितनी जनसंख्या है ग्रामीण इलाकों में रहती है, कितनी जनसंख्या है शहरी एरिया में रहती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, शहरी क्षेत्र में कितनी है। और ये क्या है, जब ये सारा डेटा आ जाएगा तो इससे पिछले साल की तुलना में देख लेंगे, स्थानांतरण का भी पता चल जाएगा कि साहब पहले इतने यहाँ पर थे, पहले इतने लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, अब इतने लोग शहरी क्षेत्र में रह गए, मतलब वो लोग गाँव में शिफ्ट हो चुके हैं, सॉरी शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। जनगणना आंकड़ों का निर्वचन एवं विश्लेषण भारत में अनेक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए किया जाता है। अब जो जनगणना आंकड़ों का जो निर्वचन और पूरा विश्लेषण हो रहा है, मतलब पूरा जो डेटा इकट्ठा करा जा रहा है, उस पर एनालिसिस करी जा रही है, भारत में जो काफी आर्थिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको समझने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज हम लोग कहते हैं कि भाई भारत में गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है, बहुत गरीब है भारत। कितने गरीब है हमें नहीं पता, गरीबी बहुत है, बस कितने गरीब है हमें नहीं पता। तो ये कब पता चलेगा, जब हम जनगणना में पता चल जाएगा। जनगणना में पता चल गया साहब इतने लोग गरीब है, इनमें से इतने क्यों गरीब है कि रोजगार नहीं है, इतने इसलिए गरीब है क्योंकि इनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बीमार रहते हैं इसलिए इनको अच्छी वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। तो हमें एग्जैक्टली जो कारण है ना आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का एग्जैक्टली पता चल जाएगा। या कोई समुदाय गरीब इसलिए है क्योंकि वो सामाजिक पिछड़ापन रहा है तो इसलिए गरीब है। तो ये सारी जो मुद्दे हैं उनको समझने के लिए भी जनगणना जरूरी है। जनगणना में सरकार के पास एक एग्जैक्ट पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि कोई समस्या है तो समस्या का क्या कारण है और उसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है। राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के लिए की गई थी। यह संगठन बारी बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है। राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम कहते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत सरकार ने क्यों करी थी, सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं
उनका राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के लिए की थी कि राष्ट्रीय स्तर पर हम उनके सर्वे करवा सकें कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियां कितनी सुधर रही है और कितनी नहीं सुधर रही है। यह संगठन बारी बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है, मतलब अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चीजों के लिए संगठन क्या करता रहता है, लगातार सर्वे करता रहता है। इस संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों एवं त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं। ये आंकड़े मूलतः सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर होते हैं। अब इस संगठन के जो सर्वे होते हैं, जितने भी सर्वे ये संगठन करता है, कौन सा, NSSO, इसके द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े, जो भी आंकड़ा इसने कलेक्ट करा है, इसने इकट्ठा करा है, उस आंकड़ों को समय समय पर अलग अलग रिपोर्टों के नाम से और त्रैमासिक मतलब 3 महीनों के बाद एक रिपोर्ट पत्रिका दी जाती है। उसमें भाई इन्होंने कौन से सर्वे करे हैं, क्या करे हैं, उसकी डिटेल जनता को दी जाती है। ये आंकड़े जो सरकार इकट्ठे करवाती है, क्यों करवाती है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर होते हैं कि भैया समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कितने गरीब हैं, ठीक है, कितने कुपोषण के शिकार हो रखे हैं, कितने बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, क्या कारण है। तो सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दों पर NSSO समय समय पर सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन साक्षरता, विद्यालय नामांकन, शैक्षिक सेवाओं का समुपयोजन, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुपयोजन आदि पर भी अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराता है। अब देखो NSSO का आप यहाँ पर देखो अलग अलग जो चीजें हैं उन सब पर क्या है, आंकड़े उपलब्ध करा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल साक्षरता देख लो, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, विद्यालयों में कितने लोगों का नाम है, शैक्षिक सेवाओं में कितने लगे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रोजगार है, कितने ऐसे हैं जिनके पास बेरोजगार है, कितने उद्योगों में लगे हुए हैं, कितने सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, किनके जो अलग अलग मुद्दे हैं उन सब पे क्या है, यहाँ पे सरकार आंकड़े मंगवाती है और आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण NSS का 60वां क्रमिक सर्वेक्षण जनवरी जून 2004 अस्वस्थता तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर था। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण NSS का 68वां क्रमिक सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय पर था। देखो 2004 का जो इन्होंने सर्वेक्षण करा था उसमें अस्वस्थता, कितने लोग ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, मतलब जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ इसने सर्वेक्षण करा था NSSO ने। 2004 में जो इन्होंने सर्वेक्षण करा था वो किससे, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सर्वेक्षण करा था कि कितने लोग हमारे देश में स्वस्थ हैं और कितने नहीं हैं। और अगर आप 68वां क्रमिक सर्वेक्षण 2011-12 की चर्चा करते हैं तो उसमें उपभोक्ता व्यय पर, कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो किसी वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है, वो कहां कहां अपना व्यय कर रहा है, वो कहां कहां अपना खर्चा कर रहा है, उसकी रिपोर्ट इसने जारी करी थी। साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, फसल अनुमान सर्वेक्षण आदि का भी आयोजन करता है। यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित संख्याओं के संकलन के लिए ग्रामीण एवं शहरी खुदरा कीमतों का संग्रह आदि भी करता है। अब जो NSSO है, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, मतलब जो उद्योग है उनका पूरा एक ईयर का सर्वे जारी करता है। फसल अनुमान सर्वेक्षण की इस बार कौन सी फसल क्या रहेगी, कैसी रहेगी, उसका भी करता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपभोक्ता का जो कीमत सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इसको कहा जाएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा अभी, से संबंधित संख्याओं के संकलन के लिए ग्रामीण और शहरी खुदरा कीमतों का भी संग्रह करता है कि वहां पे क्या कीमतें भी चल रही है। ये NSSO के काम है। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नया अध्याय शुरू करेंगे, आंकड़ों का संगठन अध्याय 3। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नवीन जानकारियां मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।